आज के इस लॉकडाउन के समय में हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास में यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योमेट्री विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि इन दिनों में आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं उनकी कामयाबी और उनके भविष्य की सभी मार्ग खुलने वाले, परंतु अभी भी कुछ विद्यार्थियों का कोई रिस्पांस नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नोटबुक नहीं बना रहे या रेगुलर वीडियोस नहीं देख रहे हैं। शुरू में वीडियो देखा लेकिन अब वीडियो भी देखना उन्होंने बंद कर दिया है। बाकी के विषय की भी वो काम नहीं कर रहे। दिन भर में हमें सिर्फ एक ही काम है, घर पर बैठना है, खुद को सुरक्षित रखना है और पढ़ाई करनी। 10वीं का साल है, देखते ही देखते ये समय गुजर जाएगा। जो विद्यार्थी रेगुलर कॉपियां नहीं बना रहा है, टेस्ट नहीं दे रहा है, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है, वो 10वीं में बैठने वाला नहीं है। ये मैं आपको और आपके पेरेंट्स दोनों को बता रहा हूँ। पेरेंट्स भी इस बात की ओर ध्यान दें कि विद्यार्थी आपके नहीं पढ़ रहे हैं और उसे कुछ नहीं आता है तो उसे 10वीं में नहीं बैठने दिया जाएगा, उसका फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। इसलिए आपके बच्चों की उपस्थिति, प्रेजेंटी, ये बहुत ज़रूरी है, जो मैं लगातार हर रोज़ हर पीरियड में ले रहा हूँ, हर दिन ले रहा हूँ। तो ये बात आप ध्यान में रखें। फिर बाद में लोग शिकायत करते हैं। मुझे मालूम है कि अनेकों के पास मोबाइल नहीं, अनेक के नेट की समस्या है, अनेकों के यहाँ पे आर्थिक समस्या है, अनेक के यहाँ मोबाइल उपस्थित नहीं है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखें कि 10वीं का साल जिंदगी में एक ही बार आता है और अगर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए या पास नहीं हो पाए तो आपकी पढ़ाई रुक भी सकती है। लॉकडाउन के कारण या इस कठिन समस्या के कारण अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आप लॉकडाउन को दोष न दें, आप अपने आप को दोष देंगे, क्योंकि हमने समय को नहीं पहचाना, हमने उसका फायदा नहीं उठाया। तो इसलिए मैं आपको एक चेतावनी देते हुए नए चैप्टर की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसका वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर से मैं इसके प्रमेयों को दोहरा रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, जिसके बारे में हम लोग छोटी क्लास से 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई त्रिभुज ABC है और इसमें यहाँ पर कोई 90 अंश का कोण है तो इस समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। इसे हम कर्ण कहते हैं और ये वाली भुजा जो आधार वाली भुजा कहती है, ये दूसरी भुजा कहलाती है ऊंचाई। तो हम लिखते समय सूत्र इस प्रकार से लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग, अर्थात अगर आपकी पहली भुजा है तो ये आपकी दूसरी भुजा, ये पहली हुई तो ये दूसरी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये लिखी जाएगी कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 90 अंश का कोण इस त्रिभुज में है तो ही पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। अगर नहीं तो ये प्रमेय वहां पे लगने वाला नहीं है। इसके विलोम में ठीक उल्टा है कि अगर हम कर्ण का वर्ग करें और पहली भुजा का वर्ग करके उसको दूसरी भुजा के वर्ग के साथ जोड़ दे, कर्ण का वर्ग करें और फिर इन दोनों की भुजाओं का वर्ग को जोड़े और दोनों का उत्तर अगर समान आ जाए तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC यह समकोण त्रिभुज है। ABC यह समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। लेकिन कर्ण मतलब 90 के सामने वाली भुजा। अगर कर्ण का वर्ग या सबसे बड़ी भुजा होती है, 90 के सामने की भुजा कर्ण या सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में होगी, उसका वर्ग करने के बाद जो उत्तर आएगा और जो अन्य दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके उसकी टोटल करेंगे और दोनों का मान अगर समान आ गया तो हम कहेंगे कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब इसी के आधार पर ये जो त्रिकोणमिति में भी हम 9th में पढ़ चुके हैं, वो ये नियम है कि अगर कोई त्रिभुज दिया है वह समकोण त्रिभुज ही है, जैसे ABC ये समकोण त्रिभुज ही है, लेकिन इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण अर्थात 3 कोण की मापें दी। मान लीजिए 90
अगर निकलता है ये 30 निकलता है और ये 60 निकलता है, तो यहाँ पर लगेगा 30, 60, 90 का प्रमेय, जो हम लोग पिछले साल मैंने आपको जैसे बताया त्रिकोणमिति में भी सीख चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 है और एक 60 है, 30 नहीं दिया तो भी अपने आप 30 हो ही जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कर्ण है और ये जो है 30 के सामने की भुजा 60 की भुजा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 30 के सामने की भुजा और 60 के सामने की भुजा, इसके उत्तर प्राप्त होंगे हमें। 30 के सामने की भुजा क्या होगी, आधी हो जाएगी किसके, कर्ण, और वर्गमूल 3/2 ये हो जाएगी कर्ण के 60 के सामने की भुजा। 30 के सामने की भुजा अर्थात ये वाली भुजा का नाम है AB अगर हम देखें, और 60 के सामने की भुजा अर्थात ये वाली भुजा जिसका नाम हम BC लेते हैं, तो ये भुजा की माप वर्गमूल 3/2 गुना कर्ण हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1/2 गुना कर्ण। इस प्रकार से ये हमने 30, 60, 90 के प्रमेय को भी इसी से बनते हुए देखा है। 45 में एक त्रिभुज दिया रहेगा, और इस त्रिभुज में हम लोग जैसे इसका भी नाम है ABC ही दे देते हैं। ये तो 90 है, लेकिन अन्य दो कोण ये सर्वांगसम है, अर्थात ये 45 है तो ये भी 45 है, तो ये समद्वि बाहु त्रिभुज भी बन गया। 90 के सामने वाले को हम हमेशा की तरह कर्ण ही कहेंगे। तो 45 के सामने की भुजा ये 1/2 गुना में कर्ण हो जाती है। 45 के सामने की भुजा अर्थात 45 अंश के कोण के सामने की ये भुजा लो या ये भुजा लो, ये समान है, इन दोनों की माप ये हो जाएगी 1/2 गुना में कर्ण। अब एक और इसी से बात प्राप्त हुई ज्यामितीय माध्य, जिसका इस्तेमाल भी हम लोग करने जाएंगे कि अगर इस प्रकार से कोई त्रिभुज ABC ही दिया हुआ है, ये 90 अंश का कोण है, उसमें एक इस कोण से लंब खींचा गया जिसका नाम हमने मान लिया BD। फिर से देख, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है, और B से AC कर्ण के ऊपर एक लंब खींचा गया नाम है BD। इसको इस प्रकार से लिखते हैं BD लंब भुजा AC। BD ये एक लंब है भुजा AC के ऊपर। तो ऐसी अवस्था में एक सूत्र लगता है कि ये जो BD है, ये जो बीच में जो लंब है, उसका वर्ग अन्य दो भागों में विभाजित हुआ ये भाग जो है अर्थात AD और DC, इसके गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र रिपीट कर रहा हूं, BD लंब AC जब भी दिया हो समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे कोण B भी 90 होना जरूरी है। उस अवस्था में BD का वर्ग, इस BD का वर्ग जिसपे ये लंब है, और दो भाग जो बन रहे हैं वो कौन कौन से भाग बन रहे हैं, AD और DC, इसके गुणनफल के ये बराबर होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ बातें सीखी है कि किस प्रकार से पाइथागोरस क्रम है, उसका विलोम, पाइथागोरस का ही एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है 30, 60, 90, 45, 45, 90, और इसी समकोण त्रिभुज में और एक प्रकार है ज्यामितीय माध्य, और इसी के ऊपर पूरा आपका पाइथागोरस का जो पाठ है इसी पर आधारित है। तो ये अब हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए अब हम इन सवालों की ओर चलें और सवालों को हल करें। किस प्रकार से इन सवालों को हम लोग करते हैं या किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पाइथागोरस ट्रिक, इस पर पहला सवाल है। आपकी किताब आपके पास होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको किताब के फोटो भी भेज रहा हूँ, लेकिन किताब होनी अनिवार्य है क्योंकि किताब के सहायता से ही हमें साल भर सवाल करने हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला सवाल है वहाँ पर 6 सवाल दिए हैं, और इन 6 सवालों में इस प्रकार के त्रिभुज बने हुए, और उस त्रिभुज में जैसे पहला सवाल है 3, 5 और 4, 3 आंकड़े दिए हुए। 3 आंकड़ों के कारण इसको त्रिक कहते हैं, लेकिन इन 3 आंकड़ों में एक विशिष्ट संबंध है,
और वो संबंध अगर स्थापित हो जाता है तो वो संबंध कहलाता है पाइथागोरस त्रिक का संबंध। तो इस ट्रायड के लिए हम लोग 3 पदों में से सबसे बड़े पद को चुनेंगे, अर्थात अब यहाँ पर ये सवाल इस विलोम पे होने जा रहा है। पाइथागोरस त्रिक के आधार पे हमें पहचानना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, अर्थात इस नियम पे लागू होता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन तीनों में सबसे बड़ा वाला पद, जिसको अपन कर्ण भी कहते हैं, वो कौन सा है या वो आंकड़ा कौन सा है, वो है 5। तो हम यहाँ लेंगे 5 का वर्ग, हम देखते हैं कि वो आता है 25। साथ में हम लोग देखेंगे कि अन्य 2 संख्याएं जो है 3 और दूसरी बची हुई संख्या है 4। अब हमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या ली, उसका वर्ग किया 5, उसका वर्ग आया 25। अन्य 2 संख्याएं 3 और 4, उसका भी वर्ग किया, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग आपका आ गया 16। इसके भी टोटल की तो 25 आ गया। इस प्रकार से 5 का वर्ग और 3 और 4 का वर्ग ये क्या हो गया, आपस में समान हो गया, क्योंकि दोनों के अमार कितने आ गए, 25 आ गए। इससे देखिए 5 का वर्ग उत्तर आया 25, 3 और 4 के वर्ग का योगफल किया, अन्य 2 भुजाओं का 9 और 16 वो भी 25। इस प्रकार से अगर ये समान आ गया तो हम कहेंगे कि 3, 5 और 4 यह पाइथागोरस त्रिक है। यह पाइथागोरस त्रिक है, और अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो इसी का एक नहीं के लिए भी हम सवाल देख लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। इसमें देखिए एक और सवाल में बड़ा सवाल लेता हूं अब आपके लिए। 24, 70 और 74 बड़ा सवाल है। अब इसके पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहूंगा कि आप लोगों ने वर्ग अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। वर्ग अच्छी तरह से याद करने हैं, मतलब 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, 11 का वर्ग 121। इस प्रकार से आपको याद होने अनिवार्य है, क्योंकि अगर याद है तो गुणा में गलती नहीं होगी, अगर हो भी गई तो भी सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर आप तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे, तो इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या है 74, 74। तो पहले मैं 74 का वर्ग करूँगा, अब गुणा करके देखिए 74 इंटू 74 तो आएगा 5476। फिर अन्य 2 छोटी संख्या लूंगा, 74 हो गया, अब बचा है 70 और 24। तो 24 का वर्ग जमा 70 का वर्ग हम करेंगे, कीजिए। 24 का वर्ग आपको याद होगा 576 है, और 7 का वर्ग 49, मतलब 49 आ गया। दोनों की टोटल अब हम करेंगे तो ये आ गया 6, ये आ गया 7 और 9 और 5 आ गया 14। देखिए 74 का वर्ग 5476, 24 का वर्ग 576 और 70 का वर्ग 49 आ गया। एक के नीचे एक लिख के भी आप इसे जोड़ सकते हैं, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 74 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग जमा 70 का वर्ग क्या आ गया, समान आ गया। और अगर समान आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला उत्तर वापस लिखेंगे यहाँ पर। इसलिए 74, 24, 70 और 74 यह पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है क्योंकि दोनों के मान समान है। परंतु इनके समझ लीजिए ऐसा ना हुआ, मतलब अगर मान समान नहीं आए दोनों के, जैसे अगर यहाँ पर आ गया 25 का वर्ग, यहाँ पे आया उत्तर 25 और उन दोनों की टोटल करने पे आ गया आपका, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, तो 3 का वर्ग कितना आ गया और 2 का वर्ग, 3 का वर्ग आ गया 9 और 2 का वर्ग आ गया 4, उत्तर आ गया 13। देखिए अभी दोनों समान है क्या, नहीं है। सबसे बड़ी संख्या 5, 25, दूसरी संख्या 3, 3 का वर्ग 9, अब लास्ट संख्या 2, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13, इसका वर्ग 25, इसका योगफल 13, समान नहीं है। तो यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक की जगह है की जगह क्या आएगा,
नहीं है, पाइथागोरस थ्री नहीं। एक मैंने मान के सवाल आपको दिया, तो हमेशा समान आएगा जरूरी नहीं है। समान कब होता है? जब पाइथागोरस, जब मान समान आता है तो हम कहते हैं कि पाइथागोरस त्रिक है। मान अलग अलग आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये पाइथागोरस त्रिक का मान नहीं है। तो इस प्रकार से इस सवाल को भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब अगले प्रकार का सवाल में जा रहा हूँ। आपको जो मैंने आखिरी वाला सूत्र लिखवाया था, जिसको हमने कहा था कि ये जो सवाल है वो है ज्यामितीय माध्य का। तो ज्यामितीय माध्य को हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ज्यामितीय माध्य क्या है, उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 3 करने जा रहा हूँ। इसमें कैसे आकृति बनी हुई है, ये मान है 10, ये मान है 8 और आपको क्यू आर निकालने के लिए कहा है। क्यू आर निकालना मतलब पहले आपका निकलेगा एम आर। सबसे पहले लिखेंगे जो दत्त है, दत्त में आप लिखेंगे कोण क्यू पी आर। ये जरूरी है क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं है तो ये भी मान होने वाला नहीं है। फिर लिखा है कि रेख पी एम लंब है रेख क्यू आर पे, ये भी लिखा हुआ है। और अगर है तो आप ज्यामितीय माध्य का सूत्र लगेगा। क्या है ज्यामितीय माध्य? जो लंब वाली भुजा है जिसका नाम है पी एम, उसका वर्ग अन्य 2 भागों में विभाजित होने वाली क्यू आर, क्यू एम गुना एम आर, इसको अपन कहते हैं ज्यामितीय माध्य का सूत्र। ये कारण लिखना जरूरी है। ये कहाँ से आया है? ये अपने को आया दत्त। अब पीएम का वर्ग यहाँ पे लिखा है 10 का वर्ग, क्यूएम का मान है 8 और यहाँ पे आएगा x, यहाँ पर आ जाएगा x। अब यहाँ पर देखिए 10 का वर्ग आ गया 100, 8 गुना में x, x का मान निकालना है तो 8 इधर जाएगा 100 बटे 8 और ये आ गया x। 4 से काटो, 4 दूनी 8 और ये 25 बार जाएगा। 25 बटे 2, 25 का आधा कितना होता है? 12.5। इसलिए x बोले तो mr ये आ गया 12.5। आपसे कहा है कि QR का मान ज्ञात करो। अब QR जो है वो 2 भुजाओं से बनी हुई है, QM जमा MR। QM का मान 8 दिया है, इसको दशमलव में लिख रहा हूं मैं। 12.5 लिया दोनों की टोटल की तो ये आ गया 20.5। इस प्रकार से हमने QR का मान यहाँ पे ज्ञात किया है ज्यामितीय माध्य की सहायता से। ये आकृति, ये दत्त दिया हुआ है, ये सूत्र लगाया ज्यामितीय माध्य का, आकृति के हिसाब से बदल गया। PM का वर्ग जो ये यहाँ होता है वही यहाँ पर आता है और QR के 2 भाग QM और MR। 10, 8 और x भरा मैंने। 10 का वर्ग 100 गुणा में 8 इधर गया भाग में, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार। 25 बटे 2 का मतलब 25 का आधा 12.5। ये x अर्थात MR का मान आया। उन्होंने पूछा QR, Q से लेके R तक, ये दोनों की टोटल आई अर्थात 8 और 12.5। इसलिए 12.5 के कारण दशमलव में लिखा गया और 12 में 8 मिलाया तो आ गया 20.5। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ज्यामितीय माध्य के प्रमेय का इस्तेमाल करके इस सवालों को हल किया है। अब एक और सवाल मैं आपको कर देता हूँ और फिर हम उसके बाद कुछ काम आपको घर से करने के लिए मैं देने जा रहा हूँ। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, पर ये आपने अपनी कॉपी में कर लेने हैं। ये परीक्षा के हिसाब से भी कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय सवाल कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 है। एक वर्ग लिया हमने ABCD,
जहां पर ये वर्ग है तो इसका मतलब ये सभी कोण 90 अंश के होंगे। इसके विकर्ण की लंबाई 10 है, हमने इसे जोड़ दिया, ये विकर्ण बन गया 10 सेंटीमीटर। और आपसे कहा गया है कि इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो और इसकी परिमिति ज्ञात करो। दो बातें ज्ञात करनी है, इसकी भुजा भी ज्ञात करनी है और परिमिति ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसका। सबसे पहले यहां पर अपने को लिखना पड़ेगा कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ये आपका आएगा 10 वर्ग है तो सभी कोण 90 अंश के हो जाएंगे। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। ये आपके नियम के हिसाब से वर्ग की परिभाषा।